क्या होगी? जब देश के सबसे बड़े न्यायालय ने मान लिया, फिर भी लोग मान रहे हैं, इसमें भ्रम नहीं भ्रम है, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। साहब, आज पूरे देश के अंदर सारे नेताओं को एक साथ करके और आग्रह कर रहे हैं, आप अपना बैनर और बिल्ला लेकर आओ, आंदोलन में शामिल हो। और जो अगर आप आंदोलन करते हैं तो हमारे लोग शामिल होंगे, आप मुझे बुलाइए। ये जो नेतृत्व चल रहा है, सबको बुलाकर लड़ाई लड़ने की बात है और अकेले लड़ने की बात नहीं। आज देश के अंदर जो नेता कहता है मैं अकेले दुश्मन को हरा के बहुजनों को आजाद करेंगे, दोस्तों वो दुश्मन का साथ दे रहा है, बहुजनों की आजादी की बात नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है, अगर बुद्ध और बाबा साहेब के अनुयायी हैं हमारे लोग, तो वास्तव में चश्मा लगाकर देखें। आज ईवीएम देश के अंदर जो बहुजनों को गुलाम बनाने का काम कर रहा, इन नेताओं के मुंह क्यों नहीं खुलते? इस ईवीएम के लिए रोड पे क्यों नहीं निकलते? ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते? और सारे नेताओं को एक करने की बात जो नहीं करता, और जो ईवीएम का विरोध नहीं करता, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, वो दुश्मन का साथी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। आज जो वामसेप का विरोध कर रहा है वो बहुजन समाज के हित की बात नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, चश्मा जो लगा है उसको उठा के खोल के देखिए सच्चाई क्या है, उसका साथ दें, यही हमारा सभी साथियों से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी साथियों। हम ज्यादा से ज्यादा साहब को सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं माननीय सुधीर नाग सर, राष्ट्रीय प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखें। माननीय सुधीर नाग सर। साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ चंद ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ रखना चाहूँगा, जो कि आज हम जो ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें संविधान, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसके ऊपर मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। पहले जो 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले क्या होता था, तो राजा अपने गद्दी का जो वारिस है उसको डिक्लेयर करता था, और उसी के तहत राजा और उसके खानदान के लोग, वही लोग राजा जिसको गद्दी का वारिस डिक्लेयर करता था, वही लोग राजा बनते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद हमें क्या दिखाई देने लगा? लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद हमें ये दिखाई देने लगा, और जो परंपरा से चलकर जो लोग राजा बन रहे थे, वो राजा लाइफ टाइम राजा बन रहे थे। लेकिन संविधान लागू होने के बाद, लोकतंत्र लागू होने के बाद उनका एज रिड्यूस हो गया, एज कम होने लगा, एज कम कर दिया। प्राइम मिनिस्टर का एज 5 साल का है, चीफ मिनिस्टर का एज 5 साल का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एज 5 साल का है। मतलब इनको आपके सामने, लोगों के सामने हर 5 साल के बाद जाना पड़ रहा है, और इन लोगों के सामने जाकर उनको राजा बनने के लिए, वोट के लिए उनको लोगों के पास जाना पड़ रहा है। ये संविधान निर्माण के बाद ये प्रक्रिया हमारे देश में हमें दिखाई देती है, और इसके तहत आप लोगों को, हम लोगों को राजा बनने का और राजा चुनने का, ये संवैधानिक प्रक्रिया से ये सारा हमें दिखाई देता है, होने लगा। मगर आज के तारीख में हमें क्या दिखाई देता है? ब्राह्मणों ने, जो माइक्रो माइनॉरिटी है, जो संख्या में अल्पसंख्यक है, इन्होंने क्या किया? मनी माफिया मीडिया के माध्यम से और आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर इनको कंट्रोल किया हुआ है। ये कंट्रोल आज भी बरकरार है।
इस कंट्रोल को ये लोगों ने मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो कंट्रोल बरकरार रखा है, ये कंट्रोल आज भी किस तरह से बरकरार है। तो आज भी ये लोग वही लोग हैं जो 2000 साल 3000 साल पहले शासक थे, शासन सत्ता में थे, वही लोग आज भी शासन सत्ता में वही लोग आज भी है। और जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है। कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम साहब ये कहा करते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मगर हमें दिखाई क्या दे रहा है, मतलब बाबा साहब जिस बात को बोल रहे थे कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता, हमें दिखाई क्या दे रहा है। आज के तारीख में भी आज पूरे भारत में अगर हमें दिखाई देता है, पूरे भारत में ब्राह्मणशाही, ब्राह्मण तंत्र इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है। उसका आज के तारीख में अगर कारण कोई है तो वो ईवीएम है। ईवीएम के माध्यम से ये लोग घोटाला करके कांग्रेस या बीजेपी, मतलब 3.5% ब्राह्मणों का, 3.5% ब्राह्मणों का जो 3.5% लोग हैं, उनका ही पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल है। बहुसंख्यक लोगों का इसमें जो रोल होना चाहिए था, जो दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सारा ईवीएम में घोटाला करके हो रहा है। अभी ईवीएम के घोटाले के रेफरेंस में मैं एक बात यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत सारे घोटाले हुए हैं और उसके सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए गए हैं। मैं एक आपके सामने यहाँ पर बताना चाहूंगा, 2019 का जो घोटाला है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। ये सबसे बड़ा घोटाला 2019 को बीजेपी के द्वारा किया गया। इस घोटाले को छुपाने के लिए 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी जो रिसीट्स है, स्लिप्स है, वो सारे के सारे स्लिप्स, रिसीट्स, पर्चियां 4 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर इशू किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आप लोगों को इसका अंदाजा आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है, इलेक्शन कमीशन के लोग इसमें शामिल है, जो संवैधानिक संस्थाएं है, संवैधानिक संस्था इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये जो केवल इतनी ही बात नहीं है, इसमें बहुत सारा षड्यंत्र छुपा हुआ है। आज के तारीख में मेश्राम साहब, वामन मेश्राम साहब चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में डेली बोल रहे हैं। आपको एक जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, अमेरिका से सैयद शुजा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से लंदन में वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 2014 के इलेक्शन के बारे में किस तरह से घोटाला हुआ इसका जिक्र उन्होंने किया। दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में उनके ऊपर एफआईआर किया। मेश्राम साहब डेली ईवीएम के विरोध में और इलेक्शन कमीशन के विरोध में जो बात बोल रहे हैं, ईवीएम मशीन चोर है, इलेक्शन कमीशन चोरों का सरदार है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ये बात बोल रहे हैं, मगर चुनाव आयोग, हम यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप लोगों में दम है तो हमें अरेस्ट करके दिखाओ, केस करके दिखाओ, कोर्ट में केस फाइल करके दिखाओ। लेकिन आज तक, अभी तक मेश्राम साहब डेली बोल रहे हैं और यहाँ लगातार हर गांव मोहल्ले में इसके बारे में चर्चा हो रही है और आज के तारीख में पूरे इंडिया में इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन केवल और केवल वामन मेश्राम साहब के माध्यम से ये सारे पूरे भारत भर में जन जागरण का माहौल खड़ा करने का काम आज अगर कोई कर रहा है तो आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। आपको एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं बता के मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। कांशीराम साहब ने जो बात कही थी
वो बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये बात इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम सीरियस नहीं हुए तो इसका नतीजा क्या होने वाला है। तो कांशीराम साहब का एक स्पीच है, उसमें वो बोलते हैं, अगर आप ये बोलकर ये मानकर चलेंगे कि बैलेट है और उससे इस बैलेट से राजपाट आ जाएगा, तो आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हो। बैलेट के बारे में कांशीराम साहब ये बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की रखना है। कांशीराम साहब आगे बोल रहे हैं कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें बैलेट से लगाव है। जब बैलेट से चुनाव हो रहा था, उस वक्त कांशीराम साहब ये बात बोल रहे थे, हमें आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें बैलेट से लगाव है और बैलेट के आधार पर ही हमें इस देश में परिवर्तन लाना है, हमें ये नहीं सोचना है। तो लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग अगर बैलेट का इस्तेमाल करें, लाठी गोली का इस्तेमाल करें और फिर गैर संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करें, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें समाज को तैयार करना होगा। समाज को तैयार करना होगा। मुट्ठी भर लोग मतलब कौन, आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट पॉइंट मैं बता के यहाँ फिनिश करना चाहूंगा कि मेश्राम साहब आज के तारीख में बोल रहे हैं, हम लोग 15 लाख लोगों को तैयार करना चाहते हैं। एससी के 15 लाख, एसटी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, महिला 15 लाख। ये लोग आज के तारीख में ईवीएम तोड़ने के लिए, ईवीएम फोड़ने के लिए मेश्राम साहब ऐलान करेंगे, तब इन्होंने हमें लोगों को तैयार करना है। 15 लाख एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 15 लाख लोगों को तैयार करना है। अगर आज कांशीराम साहब की बात हमने मानी होती तो ये दिन हमारे सामने नहीं होता। और आज अगर हम मेश्राम साहब की ये बात अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा भविष्य खतरे में होगा। इसलिए साथियों, आपको आज जो मेश्राम साहब यहाँ पर बता रहे हैं, इस बात को गंभीरता से सोचना है, इसके ऊपर गंभीरता से सोचना है और उसको अमल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय एमसी भार्गव सर, चीतापासी सामाजिक ट्रस्ट के महामंत्री, मैं उनको निवेदन करता हूं कि सर आप आए और अपनी बात रखें। सर्वप्रथम महामानव भगवान बुद्ध के चरणों में अपने को नतमस्तक करते हुए आज हम सब जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाथ में हैं, उस के दाता हमारे महामानव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता भी हैं, मैं उनको सत नमन और वंदन करता हूं। आज महाराजा सीतापासी की धरती, इस प्राचीन सीतापुर, जिसे आज सीतापुर कहते हैं, पहले कभी सीतापुर हुआ करता था, उस महाराजा सीतापासी की नगरी और महाराजा सीतापासी के किले के प्रांगण में हमारे समाज के एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसे वक्ता, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन रात समाज के लिए अपना जो है वक्तव्य, अपने विचार समाज को दे रहे हैं, समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति मैं श्री वामन मेश्राम जी को कोटि नमन और वंदन करता हूं और आज इस किले पर उनका स्वागत करते हुए मैं अपने को आभारी समझ रहा हूं। आज महाराजा सीतापासी भी धन्य महसूस कर रहे होंगे कि कोई लाल जो समाज को जगा रहा है आज उनके इस प्रांगण में आया हुआ है। तो हम लोग ज्यादा अपना वक्तव्य न देंगे, क्योंकि हमारा सभी समाज, हम लोग तो बराबर एक दूसरे
को सुनते रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है अपने भवन में श्रम जी को देना चाहते हैं। साथियों, वो जो भी अपने विचार दे रहे हैं और जो वक्तव्य दे रहे हैं, बहुत ही ठोस विचार हैं। आज वास्तव में जो ईवीएम मशीन है, आप लोग देख रहे हैं, वोट आप कहाँ देते हैं और वोट आपका कहाँ जाता है। इसका कारण क्या है? केवल ईवीएम मशीन। आज लोकतंत्र कहाँ है? आज देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। बस वही जिसके हाथ में शक्ति है, जिसके हाथ में शासन प्रशासन है, बस वही शक्तिमान है। दिन दहाड़े वही कानून की हत्या होती है। आप सब लोग देख रहे होंगे कानून कहाँ है, कानून का राज। कानून पे कौन बैठा हुआ है? न्याय की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? जिनको हमारे तमाम बुजुर्गों ने, तमाम विद्वानों ने कहा था कि ये ऐसी कौम है जो कभी भी न्याय नहीं हो सकती है। आज वही साथियों हर एक कोर्ट में हर जज बना बैठा हुआ है। तो उससे आप क्या फैसला, क्या अपने पक्ष में कोई चाहते हैं कि आपके पक्ष में कोई जो निर्णय आएगा? नहीं आएगा। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा निर्णय आता है। तो साथियों, मैं अपने को ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि इन दिनों कुछ मेरे साथ ऐसी कैजुअलिटी कुछ हो गई, तो मैं बोलने में भी कुछ असमर्थ अपने को पाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हमें नहीं, हमारे भाई, बड़े भाई वामन मेश्राम जी को सुनना चाहते हैं। आप सभी लोग, मैं उनको समय देना चाहता हूँ और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, उनको निवेदन करता हूँ आप अपनी बात रखें। चलो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने के लिए और उनके अधिकारों के प्रति जो जागृति और चेतना मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के अंदर निर्माण की जा रही है, उस जागृत शक्ति को निर्माण करने के लिए, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए और आज के तारीख में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले जो तंत्र सत्ता में स्थापित किए गए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनकर सत्ता में आए, तो आज ईवीएम के खिलाफ पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई। यह परिवर्तन यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से आरंभ हुई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए आज आपके जनपद सीतापुर में ये परिवर्तन यात्रा पहुंची। साथियों, इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोट के अधिकार को शून्य किया जा चुका है। वोट के अधिकार को पूर्णतया जो है जीरो किया जा चुका है, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बीच में आज बहुसंख्य समस्याएं दिखाई देती है, अनेकों समस्याएं दिखाई देती है। ये समस्याएं इसलिए शासक जातियों के द्वारा निरंतर पैदा की जा रही है क्योंकि वो आज जनमत से चुनकर नहीं आ रहे हैं, जनता के वोटों से चुनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वो चुनकर सत्ता में आ रहे हैं। साथियों, इस देश में और दुनिया की अगर बात करें, 195 देश डेमोक्रेटिकल कंट्री के दायरे में आते हैं, लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं और 195 देशों में मात्र 11 देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चुनाव में पूर्णतः पाबंदी किया गया है, पूर्णतः रोक है, पूर्णतः बैन है। लेकिन 195 देशों में से मात्र 11 देशों में, भारत सहित 11 देशों में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देश से सटा हुआ पड़ोसी देश बांग्लादेश है। अभी 6 अप्रैल 2023 को, यानी बीते 6 अप्रैल को बांग्लादेश ने अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूर्णतया बैन किया और बैलेट पेपर की चुनाव प्रक्रिया को दोबारा उन्होंने अपने देश में लागू करने का काम किया। और भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ऐसा अपने जजमेंट में कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और
तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। तो आज ईवीएम ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों के वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। और ये वोट की अहमियत हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस देश में जब बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों में वोट के अधिकारों के प्रति जब जागृति और चेतना उन्होंने निर्माण की और नारा समाज के अंदर से उठ के आने लगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसी बीजेपी जैसी, सीपीआईएम जैसी जो मनुवादी पार्टियां थी, इनके एंटीना खड़े हो गए और इन्होंने बहुसंख्य समाज के वोटों पर डाका डालने के लिए, उनके वोटों की चोरी करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया भारत में और कहा ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, तुम दबाओ बटन, हम डिसाइड करेंगे वोट तुम्हारा किधर जाएगा। आज के तारीख में साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो इस देश में, इस देश के नागरिकों का और इस देश में लोकतंत्र का मूल प्राण तत्व वोट है, इलेक्शन है। और इलेक्शन में वोट फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से डाले जाने चाहिए और उसके फैसले और निर्णय आने चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। इसलिए आज इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अंदर जागृति और चेतना पैदा करने के लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस देश के मूल निवासी बहुजनों में जागृति आए, संगठित शक्ति निर्माण हो और इस देश की व्यवस्था को बदला जाए। इसलिए मैं कहा करता हूँ, यू कैन फूल some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जब तक मान्यवर वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत हम मूल निवासी बहुजनों के बीच में जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख, गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता। साथियों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें संगठित होने की जरूरत है। आज 3.5% मनुवादी लोग अगर आज हम पर राज कर रहे हैं तो 3.5% मनुवादी लोग जागृत और संगठित हैं, जिसकी वजह से आज 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों पर राज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, जुल्म और शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, एक बात कहा जाता है कि जागती हुई चींटी सोए हुए हाथी से ज्यादा ताकतवर होती है। ये 3.5% मनुवादियों का समाज जगा हुआ है, जागृत है, इसलिए वो ताकतवर है। लेकिन आज हाथी जैसा ये बैठा हुआ 85% मूल निवासी बहुजन समाज जागृत और संगठित ना होने की वजह से हाथी जैसी ताकत रखने वाला समाज आज 3.5% लोगों के सामने बेबस और लाचार, मजबूर और कमजोर नजर आता है। इसलिए 85% मूल निवासी बहुजनों में जागृति निहायत जरूरी है और इस जागृति का काम भारत में एकमात्र शख्सियत कर रही है। मान्यवर वामन मेश्राम साहब इस व्यवस्था के खिलाफ मात्र एक शख्सियत संघर्ष कर रही है पूरे भारत में, मान्यवर वामन मेश्राम साहब। और इस देश में मनुवाद को स्थापित करने वाली आरएसएस जैसी संस्थाओं का, मोहन भागवत जैसे लोगों का गिरेवान अगर किसी लीडर ने, किसी नेतृत्व ने भारत के आजाद भारत में और 1925 से आरएसएस की बुनियाद पड़ने से आज तक किसी ने आरएसएस का गिरेवान पकड़ने का काम किया तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने किया। 6 अक्टूबर 2022 को 3.5 लाख से अधिक लोगों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया। साथियों, आज इतनी बड़ी शक्ति मान्यवर वामन मेश्राम साहब के 48 सालों के सतत प्रयास और निरंतर समाज के अंदर जागृति पैदा करने से निर्माण हुई कि मनुवादी ताकत को और मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाले ताकतों को, संगठनों को चुनौती देने वाली ताकत आज भारत में मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पैदा हो चुकी है। इसलिए साथियों, हमें संगठित होने की जरूरत है। संगठित होने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने हमें संदेश दिया, उनके संदेश और उनके मूल्यों और विचारों, संघर्षों के आधार पे हम
संगठित हो सकते हैं। और आज डीएनए ने भी साबित कर दिया है कि हम ही लोग इस देश के मूल्यवासी हैं। कल संतों के समय में डीएनए जैसा अनुसंधान नहीं था, फिर भी वो जानते थे कि भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है, कौन अपना है कौन पराया है। महान संत कबीर जी कहा करते रहे थे कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। ये बैठे हुए जो मूल्यवासी समाज के लोग हैं, सबका आज 21 मई 2001 को डीएनए ने साबित कर दिया कि हम सभी एक माँ बाप की, एक नस्ल के, एक संस्कृति और एक सभ्यता के हम लोग जो है वारिस हैं, संतानें हैं। डीएनए ने साबित कर दिया। तो साथियों, आज डीएनए के आधार पे हम सभी लोग मूल्यवासी हैं। इसलिए आखिरी चंद पंक्तियां आपके बीच में समर्पित करके अपनी बात मैं खत्म करूंगा। साथियों, मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। ना डरने वाला नेतृत्व आपके बीच में संघर्ष कर रहा है, बाकी डरने वाले लोग सीबीआई और ईडी के गिरफ्त में आज घरों में बैठे हैं। आज समाज के किसी भी मुद्दे पे संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए साथियों, हमें मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में मूल निवासी बहुजनों के मुक्ति की लड़ाई लड़नी होगी। हम आप मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने से पहले आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, ये जो ईवीएम मंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है, ये 365 दिन की यात्रा है और इस यात्रा को हम लोग समाज के सहयोग से चला रहे हैं। तो जो भी साथी इस यात्रा को चलाने के लिए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं कि हम भी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए साहब को इस आंदोलन के लिए देना चाहते हैं, तो साथियों, हम ब्राह्मणों से हजारों, उनसे करोड़ों रुपया लेकर ये आंदोलन नहीं चलाते हैं, बल्कि समाज से लेकर चलाने वाले लोग हैं। तो जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 100, 50, 200, 500 साहब को देना चाहते वो आते रहे, वो आकर के साहब को निधि भेंट करें। जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी है जो करना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए ये साल के 365 दिन तक यात्रा चलती रहे, तो इस यात्रा को 365 दिन तक चलाया जाए। इसके लिए साथियों, आप लोगों को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करनी चाहिए। तो साथियों, जो भी साथी आना चाहते हैं वो साथी आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं साथियों कि जो भी साथी आना चाहते हैं कि हम लोगों को इस आंदोलन को चलाने के लिए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, तो आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करनी चाहिए। साथियों, हम लोग अपनी जनरेशन की, अपने आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए ये जन आंदोलन निर्माण निधि आप लोगों को भेंट करनी है। तो आप सभी लोगों को निवेदन, जो भी साथी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करने के लिए आए। आप लोगों को निवेदन करता हूं साथियों कि आप लोग आ जाए। जो भी साथी आना चाहते हैं वो बारी बारी से आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करने का काम करें। जो भी साथी आना चाह रहे हैं, आपके पास जो भी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो भी सहयोग करना है वो सहयोग करने। आराम से अब पकड़े। उतरिए। जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए निधि देना चाहते हैं वो आकर के साहब को बारी बारी से निधि देते रहे। तो साथियों, आप लोगों को ये आंदोलन चलाने के लिए आप लोग लाइन लगा करके ये सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों के इस सहयोग से ही
हम लोग ये 365 दिन की यात्रा चला पा रहे हैं। तो आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, जो भी साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते रहे। तो जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो आए और साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो साथी आना चाहते हैं वो लोग आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। आइए माता जी, आराम से। जो भी साथी करना चाहते हैं वो आते रहे। चलिए इधर से आ जा सकते हो। आइए आइए। दादाजी इधर देखो, इधर आइए माता जी, चलिए जय। आइए सर, आइए जो भी साथी आना चाहते हो वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर ले। साथियों, ये आप लोगों के सहयोग से ही इतनी बड़ी यात्रा 365 दिन की चल रही है। तो आप लोगों को यात्रा चलाने के लिए सहयोग जरूर देना चाहिए। आ जाइए, चलिए आ जाइए। तो जो साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को ये निधि भेंट कर ले। तो साथियों, जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो आ जाए और उसके बाद फिर साहब को हम लोग सुनेंगे। कोई नीचे से कर लीजिए, फोटो ले लीजिए सर। खड़े रहिए, खड़े, हाथ पकड़ लीजिए साहब का, सामने। ओके ओके, थैंक यू। आइए सर, आ जाइए, आ जाइए, चलिए फोटो ले लीजिए। हो गया साथियों, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। आप लोग सभी लोग अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। अगर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आइए। अरे पहले आ जाइए, आ जाइए, चलिए चलिए। साथियों, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूँ कि साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही है। आपको याद होगा कि पार्ट 1 परिवर्तन यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चलाई गई थी। अब ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाई जा रही है। यह यात्रा 365 दिन तक चलेगी। यह यात्रा 365 दिन तक चलेगी, यानी साल भर चलेगी। 21 फरवरी 2023 से शुरू होकर 21 फरवरी 2024 तक चलेगी, साल भर चलेगी। और 674 जिलों में जाएगी। देश में 714 जिले हैं,
714 में से 674 जिलों में जाएगी, केवल 40 जिलों में नहीं जाएगी। वो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो जिले हैं, आसाम, त्रिपुरा से आगे, त्रिपुरा तक जाएगी। त्रिपुरा से आगे जो जिले हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, वहां नहीं जाएगी। यानी दो देश में 36 स्टेट है, उसमें से 31 स्टेट में जाएगी। उसके साथ साथ संगठन के दूसरे श्रेणी के जो नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में ये यात्रा 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों में जाएगी। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि इतना बड़ा जन जागरण का, महाजागरण का राष्ट्रीय अभियान आज तक किसी संगठन के द्वारा नहीं चलाया गया। ये तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो साधन संपन्न लोग हैं, उनके द्वारा भी ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया। इतना बड़ा, इतना विशाल। हम लोग इतना बड़ा विशाल अभियान क्यों चला पा रहे हैं? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। उस समय से मैं ये काम कर रहा हूं, संगठित शक्ति निर्माण करने का। आज मेरी उम्र 66 साल चल रही। सरकार 58 साल में आदमी को रिटायर्ड कर देती है, और 58 साल के बाद जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो उसको पूछो कि नाती पोतों को संभालने का काम क्यों कर रहे हो, समाज का क्यों नहीं कर रहे हो? जब नौकरी में थे तो आपके पास समय का अभाव था, अभी तो आप रिटायर हो गए हो, अब क्यों समाज का काम नहीं कर रहे हो? तो कहता है कि सरकार ने मुझे रिटायर्ड किया है और मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गया। सरकार ने रिटायर्ड किया और मैं भी टायर्ड हो गया हूं, तो इसलिए नाती पोतों को ही संभालने का काम कर सकता हूं, यही कर रहा। मगर मेरी उम्र अभी 66 साल चल रही, न मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूं, न अभी मैं टायर्ड हुआ हूं। और ऐसे ही घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खड़े होकर मैं अपनी बात लोगों को कह सकता हूं। अभी 27 मई से 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। तो इस ट्रेनिंग कैंप में 5 दिन तक मैं अकेला ही बोलूंगा। 5 दिन तक, सवेरे 10 बजे से रात के 9 बजे तक, 5 दिन तक ये ट्रेनिंग मुझे लेना होता है। 1000-2000 लोग आते हैं ऑल इंडिया के, तो उसको ट्रेनिंग देना होता है। तो उसके लिए मुझे सवेरे 10 बजे से रात के 9 बजे तक ये ट्रेनिंग, तो उसमें ये 10-12 घंटे में लगभग 7-8 घंटे मुझे खड़े रहकर ही बोलना पड़ता है। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमारी लड़ाई कोई और लड़ने वाला नहीं, हमें ही लड़नी होगी। कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा कि इतना बड़ा ये अभियान आप चला रहे हो, तो इसको तो करोड़ों रुपया खर्चा आएगा। तो हमने कहा आएगा। तो आपके पास कितना पैसा है? हमने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर ये कैसे होगा? ये इतना बड़ा कार्यक्रम आप चला रहे थे, कैसे होगा? तो हमने कहा कैसे होगा देखने के लिए आ जाओ हमारे कार्यक्रम में। जब वो देखने के लिए आया तो उसने देखा कि जो मंच है वो लोगों ने तैयार किया है।
प्रचार प्रसार लोगों ने तैयार किया है, प्रचार सामग्री लोगों ने तैयार की है, ये लाउड स्पीकर लोगों ने लाया है, मंच और पंडाल जो है लोगों ने खड़ा किया है। इसके अलावा लाइन लगाकर लोग चंदा भी दे रहे हैं। ये सारा का सारा उसने अपनी आंखों से देखा, तब कहाँ बराबर है, तो चल सकता है, इस तरह के से चल सकता है। हमने कहा जिंदगी के 48 साल हमने ये संगठित शक्ति निर्माण करने पर लगाया। अगर संगठित शक्ति निर्माण करने पर लगाया और संगठित शक्ति निर्माण करने के बाद यदि ये ना हो, फिर तो बड़ी असफलता मानी जानी चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। एक जगह नहीं, आपके सीतापुर में चल रहा हो और दूसरी जगह नहीं, चलना ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 75-76 जिले हैं, हर जगह चल रहा है। कई लाख रुपया लोग, वहां का यूनिट मजबूत है तो लाख रुपया इकट्ठा करके भी दे रहे हैं, लोग अलग से भी दे रहे हैं, ये भी है। तो ये इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान हम लोग क्यों चला रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। ये जो ईवीएम मशीन ने फैसला दिया, उस फैसले में ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकता। फेयर का मतलब है निष्पक्ष नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यहां बैठे हुए बहुत कम लोगों को सुप्रीम कोर्ट क्या है मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। भारत के सबसे बड़े अदालत ने दिया हुआ फैसला है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला उसे कानून का दर्जा हासिल है। इतना बड़ा निर्णय जो है ये भारत में कानून का दर्जा हासिल करने वाला निर्णय है। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये 2013 की बात, 2023 चल रहा है, 10 साल हो गए। तो आप लोगों को ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अरे 10 साल हो गए, हमें क्यों नहीं मालूम? सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया और हमें क्यों नहीं मालूम हुआ? एकदम सही बात है, आपके मन में ऐसे सवाल आना चाहिए। इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया, अखबार वालों ने उस खबर को नहीं छापा। छापना चाहिए था, ब्लैकआउट कर दिया। वामन मेश्राम की कोई खबर देश का पेपर वाला नहीं छापता, कोई टीवी वाला नहीं छापता, कोई चैनल वाला नहीं छापता। चलो ठीक है, वामन मेश्राम से एलर्जी है,
चलो ठीक है भाई, वामन मिश्राम से एलर्जी है, मगर ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी एलर्जी है। सुप्रीम कोर्ट तो भारत के संविधान के द्वारा निर्णय किया हुआ है, और वो भी चीफ जस्टिस सदाशिवम के द्वारा। ये देखिए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिया हुआ फैसला, उसकी खबर मीडिया वालों ने नहीं छापी, ब्लैकआउट कर दी। इससे पता चलता है कि भारत का जो मीडिया है ये एंटी नेशनल है, ये भारत विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये देशद्रोही है। क्यों है ये सवाल है, क्यों है? क्योंकि इसके मालिक बनिया है। आप लोगों के पास अमर उजाला अखबार आता होगा, अग्रवाल बनिया उसका मालिक है। जागरण पेपर आपके पास आता होगा, अग्रवाल बनिया आपका इसका मालिक है। हिंदुस्तान नाम का हिंदी अखबार आता होगा, इसका जो मालिक है वो राजस्थान का बिड़ला बनिया है। तो नवभारत टाइम्स आपने देखा होगा, इसका मालिक भी बनिया है। और जितने ये अखबार निकलते हैं, टीवी के चैनल है, लगभग इसके 99% पत्रकार ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब है जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। इसलिए ये प्रचार माध्यम सही खबरें नहीं देते हैं, जो सही खबरें हैं वो आपके तक नहीं पहुंचाते। अगर ब्राह्मण को टट्टी लग गई और वो 4 दिन टट्टी को जा रहा है, तो लिखेंगे कि पंडित जी को टट्टी लग गई, खाली इसकी खबर बना देंगे। उनके लिए पंडित जी को टट्टी लग गई ये नेशनल खबर हो जाती है। और जो देश हित की बात मैं आपको बता रहा हूं, उसकी खबर वो ब्लैकआउट कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस घोटाले को बदलना होगा, इस घोटाले को रोकना होगा। तो रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। ईवीएम एक मशीन है, तो उसने दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया, उसका नाम है पेपर ट्रेल। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया। अब ये देने के बाद क्या हुआ, इसे आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर समझ में नहीं आएगा घोटाला। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 1952 को संविधान के अनुसार प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय बैलेट पेपर होता था, ईवीएम नहीं होता था, बैलेट पेपर होता था। तो जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, वो उसमें बैलेट पेपर देते थे। जब बैलेट पेपर देते थे तो आप देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट है, कौन कौन उम्मीदवार है। फिर देखते थे कि उसके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। फिर मैं ये निशान आपको क्यों बता रहा हूं, आपको उदाहरण देकर समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना है, समझाने के बाद ही समझ में आएगा, ये क्रिटिकल सब्जेक्ट है। समझाने के लिए उदाहरण देना चाहता हूं। जब आप वोट डालने के लिए गए उस समय कोई बुजुर्ग आदमी, उनको मालूम है, तो उन्होंने देखा ये चुनाव निशान क्या है।
उन्होंने देखा, अच्छा कुत्ता कहाँ है भाई? हाँ देखा, सबसे नीचे। और फिर उस समय क्या किया? उस समय आपने मोहर उठाई, मोहर होती थी, मोहर उठाई, देख अरे शाही नहीं है, देखा शाही नहीं है, तो इंक का पैड होता था, तो आप क्या करते थे? हाँ शाही लग गई है। आप लोग क्या करते थे? हाँ शाही लग गई है। लगने के बाद फिर देखते थे कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ, हाँ है। ऐसा करके फिर देखते, हाँ बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता हूं वहीं पर लग गया है निशान। फिर उसके बाद आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फिर और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और सब छोटा करने के बाद क्या करते थे? बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में चले जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, गारंटी होती थी आपको, और आप निश्चिंत होकर घर में चले जाते। ऐसा होता था जब बैलेट पेपर होता था। अब देखो, अब ईवीएम आ गई। अब देखो ईवीएम में क्या होता है, प्रयोग करके दिखा रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रयोग करके दिखा रहा हूं, एक्शन करके दिखा रहा हूं, ताकि साधारण से साधारण बुद्धि के आदमी को भी समझ में आ जाए। बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाए। तो अब ईवीएम मशीन आ गया, आप वोट डालने के लिए गए और आपने ईवीएम मशीन का बटन दबाया। आपने बटन दबाया, बटन दबाया, पहले आप बैलेट पेपर पर आंखों से देखते थे चुनाव निशान, तो ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद देखा कि जो बटन मैंने दबाया, निशान मोहर लगी है कि नहीं लगी, देखा, दिखाई नहीं दिया, दोनों आंखों से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 2004, 2009 की जो ईवीएम मशीन थी उसमें दिखाई देने की व्यवस्था ही नहीं थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा, ये मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये मशीन पारदर्शी नहीं है। 2004-2009 के मशीन के बारे में बोल रहा हूं, आज के मशीन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। 2004-2009 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है, वोट डालने वालों को हमारा वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है इस मशीन पर, इसलिए ये मशीन पारदर्शी नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में लिखा 2004-2009 के। जब दिखाई नहीं दिया, वोटर को दिखाई नहीं दिया, तो वोटर ने क्या किया? मशीन है ना 1.5 फीट की, कहां गया भाई मेरा वोट? उसने इधर उधर देखा, इधर उधर गिर तो नहीं गया, उसने देखा इधर उधर देखा, इधर उधर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। चुनाव आयोग के कर्मचारी ने देखा कि वोटर कंफ्यूज हो गया है, एक वोटर भ्रांति में फंस गया है। वो कर्मचारी आया, कर्मचारी ने उस वोटर को कहा, क्या देख, वोट कहाँ गया है? वोट देख रहा हूं, किधर गया? तो दिख नहीं रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा, हो गया। अच्छा वोट हो गया? हाँ हो गया। किधर से आए? इधर से, इधर जाओ जाओ, भगा। चला यहाँ खड़ा रहेगा तो पता नहीं हंगामा करेगा, तो भगा दिया। 2004 में 2009 में जो चुनाव आयोग का कर्मचारी है, उसने वोट दिखाई नहीं दिया, इसके आधार पर उसको कहा कि तुम्हारा वोट हो गया है, अब जाओ, चला गया। इसके वजह से क्या हुआ कि वोट तो उसने दिया, दिखाई नहीं दिया, मगर वोट ईवीएम मशीन में जमा हुआ।
वोट दिखाई नहीं दिया मगर वोट ईवीएम मशीन में जमा हुआ। तो ये जो ईवीएम मशीन में जमा हुआ उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी देखो ये बैलेट पेपर का वोट है, तो ये बैलेट पेपर का जो वोट है ये फिजिकल रिकॉर्ड है। दो चीजें आपको समझा रहा हूं। ये बैलेट पेपर का जो वोट है ये फिजिकल रिकॉर्ड है। जो ईवीएम मशीन में वोट डाला गया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब इसकी विशेषता क्या है दो वोटों की? ये आंखों से दिखाई देता है। ईवीएम मशीन का वोट का रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, वो मशीन के अंदर है, वो दिखाई नहीं देता। जब वो मशीन के अंदर है, दिखाई नहीं देता, तो उसका फिजिकल रिकॉर्ड अंदर है मगर हमें दिखाई नहीं देता, उसका केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। आपको पता है, कितने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। यानी ट्रांसफरेबल का मतलब एक आदमी के नाम पर दिया हुआ वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपको सबूत चाहिए, सबूत दे देना, बगैर सबूत की कोई बात नहीं करता हूं मैं। ये जो मोबाइल है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में आपको प्रयोग करके दिखा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है या नहीं होता है। राम नारायण लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठे हुए और जा रहे दिल्ली, तो उन्होंने राम प्रसाद को मैसेज लिखा, राम प्रसाद जी, मैं राम नारायण लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, थोड़ी देर में फ्लाइट में बैठूंगा और दिल्ली के टर्मिनल 3 पे उतरूंगा। मैं पहली बार दिल्ली आ रहा हूं, मैं दिल्ली जानता नहीं हूं, आप आ जाइए और मुझे लेकर जाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा मैसेज टाइप किया मोबाइल पर, टाइप करके राम नारायण ने राम प्रसाद को भेज दिया। राम नारायण लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है और मैसेज दिल्ली में राम प्रसाद को भेज दिया। राम प्रसाद को मिल गया। मिलता है ना, आप लोग जब मैसेज भेजते हो तो मिलता कि नहीं मिलता दूसरे को? अगर आपने लखनऊ से लंदन भेजा, लंदन मिलता है। आपने वॉशिंगटन न्यूयॉर्क भेजा तो मिलता है। अगर आपने यूरोप में किसी भी देश में भेजा तो मिलता है। अगर आपने चांद पर भेजा तो भी मिलता है। काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। आपने कभी खबर सुना होगा, चांद पर भारत सरकार ने यान भेज दिया, यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे में इसरो संगठन में, इसरो नाम का जो भारत सरकार का विभाग है, वहां बैठे हुए इंजीनियर बैठे हुए हैं और कंप्यूटर में देख रहे कि चांद पर जो हमने यान भेजा उसमें बिगाड़ हो गया, अब उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो बॉम्बे में बैठे बैठे चांद पर जो यान बैठा हुआ है वहां मैसेज भेजते और मैसेज भेजकर वहां वो चांद का जो यान है उसको दुरुस्त करते हैं। फिर अखबार में खबर आती है कि इंजीनियर बिगाड़ को दुरुस्त करने में कामयाब हो गए। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो चांद पर भी मैसेज भेजा जा सकता है। कितना किलोमीटर है भाई? 12 लाख 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर इतना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये ट्रांसफरेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल है तो ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है।
और ईवीएम मशीन कितनी बड़ी है? 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपने वोट डाला रामनारायण ने, तो उसको जमा करना है राम प्रसाद के नाम पर, तो कितना किलोमीटर चलना होगा? 1.5 फीट के मशीन में 1.5 फीट ही चलना होगा। 1.5 फीट नहीं जा सकती, 3,84,000 किलोमीटर जा सकती है मैसेज, वो इधर के इधर नहीं जा सकती। ईवीएम में बड़े आसानी से जा सकती है। इस तरह से ईवीएम में डाला हुआ राम प्रसाद राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, हो सकता है। हो गया एक। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले को रोकने के लिए तीसरी मशीन लगाया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल में नाम ही पेपर है, तो जब आप वोट डालने के लिए जाते हो और बटन दबाते हो तो क्या होता है? कागज बाहर आता है। आजकल आप जाते हो ना, आजकल कागज बाहर आता है। कागज में आपने बटन दबाया, आंखों से दिखाई देता है। ये 2014 से दिखाई देने लगा। 2004 2009 में दिखाई नहीं देता था, 2014 से दिखाई देने लगा। तो आपको दिखाई दिया, 7 सेकंड रुका, रुकने के बाद कट गया, कटकर बैलेट बॉक्स में गिर गया। तो जब राम नारायण काउंटिंग हुई, राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण ने कहा नहीं, मैं चुनाव हार नहीं सकता। कलेक्टर साहब, मेरा एप्लीकेशन है, मेरा ये निवेदन है, इसकी रिकाउंटिंग किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो जिलाधिकारी ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया। रिकाउंटिंग हुआ पेपर मशीन में। पेपर मशीन में कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़ों की गिनती हुई। राम नारायण कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत गया। राम नारायण ईवीएम में चुनाव हार गया था, राम नारायण पेपर के टुकड़ों में रिकाउंटिंग में चुनाव जीत गया। ऐसे कैसे हो गया? चलो ये भी समझाता हूं ताकि आपको पता चले, यही तो घोटाला है ना। देखो, आप जब वोट डालने के लिए जाते हो और ईवीएम में डालते हो तो आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर जब पेपर ट्रेल मशीन में वोट डालते हो, अभी आजकल 2014 में, तो आप क्या करते हो? कभी आपने पंजे को वोट दिया, कभी आपने हाथी को वोट दिया, तो पंजे के निशान पर निशान लगा हुआ है, हाथी पर निशान लगा हुआ है, साइकिल पर निशान लगा हुआ है। साइकिल के निशान वाला वोट हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, हाथी पर लगा हुआ निशान साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? इसके फिजिकल एविडेंस अलग अलग है। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए ट्रांसफरेबल है। मगर ये तो आंखों से दिखाई देता है, इसमें अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं। साइकिल का वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजे का वोट ट्रांसफर नहीं होता साइकिल को। इस वजह से क्या होता है? साइकिल की बराबर गिनती होती है और पंजे की बराबर गिनती होती है। इस वजह से क्या हुआ? राम प्रसाद का वोट जो ईवीएम में पड़ा था वो तो ट्रांसफर हो गया, इसलिए आ गया था। जब राम प्रसाद का वोट कागज में गिर गया, पेपर ट्रेल में गिर गया, तो उसका वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ। इस वजह से राम नारायण चुनाव रिकाउंटिंग में जीत गया। ईवीएम हरवा देता है, पेपर ट्रेल जितवा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया था। ये जानकारी चुनाव आयोग को थी कि ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाला क्यों होता है? क्योंकि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन खरीदता है। कंपनी वालों को बुलाया चुनाव आयोग ने, कंपनी वाला गया, चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को कहा ईवीएम मशीन बनानी। अच्छा, कैसी बनानी? घोटाला करने वाली बनानी। जोर से बोलो, सुनने में नहीं आया।
ये 2 नंबरी काम है, ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता। ये 2 नंबर का काम है, ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा, मतलब घोटाले का काम 2 नंबर है, 2 नंबर का है, इसलिए ज़्यादा जोर से बोलेगा दीवार को भी कान होते लोग कहते हैं। पता नहीं दीवार के पीछे साला कोई सुन रहा हो और मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं जेल में चला जाऊंगा, इसलिए ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकता। अच्छा ठीक, अगर आपको घोटाला करने वाली मशीन बनानी है, चलो बना दे। कंपनी वाले ने कहा घोटाला करने वाली मशीन बना देंगे, पैसा ज्यादा लगे। चुनाव आयोग ने कहा वो आवाज नहीं आई है, आप धीरे बोल रहे हैं। कहा कि ये भी मैं 2 नंबर का रेट बता रहा हूं, इसलिए मैं भी ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। कहा क्यों? क्योंकि आपकी मशीन 2 नंबर की है, तो मेरा रेट भी 2 नंबर का है। तेरी मशीन घोटाले की है तो मेरा रेट भी घोटाले का लगेगा ना। ईमानदारी की मशीन बनाना चाहते हो क्या? सस्ती दे देता हूं। नहीं, ईमानदार मशीन नहीं चाहिए। क्यों? अरे ये जो पैसे से मैं मशीन खरीद रहा हूं, ये जनता ना सरकार को टैक्स देती है, मेरे जेब से थोड़ी जाता। ये जो जनता है ये ना भारत सरकार को टैक्स देती है। गरीब से गरीब आदमी नमक खाता है, खाता है। टाटा बिरला को डॉक्टर ने कहा, टाटा को बिरला को डॉक्टर ने कहा जरा नमक कम खाना। टाटा बिरला ने डॉक्टर पर गुस्सा किया, सारे गरीब समझ रखा। टाटा है, हम बिरला है, पैसे की हमारे पास कोई कमी है जो कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो? डॉक्टर ने कहा ये पैसे का मामला नहीं है। तो क्या मामला है? कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, ज्यादा पैसे का मामला नहीं है, ब्लड प्रेशर का मामला। ये ब्लड प्रेशर का मामला है, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको कह रहे कम नमक खाओ। ये गरीबी का और पैसे का मामला नहीं है। अच्छा, ये टाटा बिरला डॉक्टर को पूछते हैं, गरीब लोग ज्यादा नमक खाते, कभी कभी उनको सब्जी नहीं मिलती है, नमक के साथ रोटी खा लेते हैं, ज्यादा नमक खा लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? टाटा बिरला ने डॉक्टर को पूछा। डॉक्टर ने टाटा बिरला को कहा गरीब के शरीर में ब्लड होगा तब प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं होगा, प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं, साला प्रेशर कहां से होगा? तो गरीब से गरीब आदमी भी नमक खाता है, नमक पर टैक्स लगा हुआ है। गरीब से गरीब आदमी भी भारत सरकार को टैक्स पे करता है। तो चुनाव आयोग ने कहा हमें पैसे की चिंता नहीं है, जनता टैक्स दे रही है, टैक्स सरकार की तिजोरी में जमा हो रहा है, तिजोरी से पैसा चुनाव आयोग को मिल रहा है और उस पैसे से हम मशीन खरीद रहे हैं, हमारे जेब से थोड़ा जा रहा है। साथियों, 2 नंबर की घोटाले की मशीन चुनाव आयोग ने खरीदी। चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम घोटाले वाली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने का, तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम था कि पेपर ट्रेल तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, 0.33% लगाया, यानी आधा % भी नहीं लगाया, ताकि चोरी पकड़ी ना जाए। ऐसा चुनाव आयोग ने 2014 में किया, 2015 में किया, 2016 में किया, 3 साल किया। जब तीनों साल उन्होंने ये मशीन नहीं लगाया, तो मुझे मालूम हुआ बामन मेश्राम को, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट आपके जिले की जो तहसील का जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का नाम भर सुना होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो
सुप्रीम कोर्ट का जज आपकी फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मार सकता है। कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट आसानी से नहीं जा सकता। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे ठोस सबूत दिए, ठोस सबूत की बात के आधार पर चुनाव आयोग को नोटिस इश्यू हुआ, चुनाव आयोग को हाजिरी बजानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किया। वो सवाल के जवाब दे नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया। इसका मतलब है मैं आप लोगों की लड़ाई जमीन से लेकर सुप्रीम तक लड़ रहा हूं। कोई भी इस देश में नहीं लड़ रहा है, न किसी को समझ में आ रहा है। सामान्य बात नहीं कर रहा हूं कि मैं जीत चुका हूं। जीतने के बाद क्या हुआ? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे 17 में। नरेंद्र मोदी के पास ऑर्डर की कॉपी गई। नरेंद्र मोदी को समझाया गया कि इस ऑर्डर के अनुसार 2019 के चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगनी तय। ये वामन मेश्राम का ऑर्डर। अब इसके आधार पर आप 2019 के चुनाव में घोटाला करके चुनाव जीत नहीं सकते। उनके सलाहकारों ने नरेंद्र मोदी को कहा अब आसानी से आप चुनाव जीत नहीं सकते। वामन मेश्राम ने अपनी टांग अड़ा दिया है। गांधी जी की टांग सिंगल हड्डी की टांग है, वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी की टांग है। इतना आसान नहीं है कि इस टांग को आसानी से हटा दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया कि 2014 में आपने चुनाव घोटाले से जीतने में मदद किया और आपका और हमारा समझौता हुआ कि 2 बार तुमने 2004-2009 में घोटाला करके सरकार बनाई। समझौता था हम चुप रहेंगे और समझौता ये भी था कि 2014 में हम घोटाले से जीतेंगे, 2019 में हम घोटाले से जीतेंगे। तो कांग्रेस चुप रहेगी, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों को मालूम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फायदा हो रहा है, इसलिए चुप है। नहीं तो दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी की टांग खींचती है, बीजेपी कांग्रेस की टांग खींचती है। जब दोनों टांगे खींचते हैं तो आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है, आपको जानकारी हो जाती है। इस मुद्दे पर दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, इसलिए दोनों चुप है, इसलिए आपको जानकारी हो नहीं। इस वजह से मुझे मैदान में कूदना पड़ा और आपको जानकारी देना पड़ा, क्या पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मदद की, मांग की। कांग्रेस के लोग फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट गए। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के बड़े वकील थे, गए। उन्होंने डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट को कि 50% मिलान कराई जाए। ये जो वामन मेश्राम की केस है या वामन मेश्राम का जजमेंट है, इसमें 13 लाख से लेकर 18 लाख पेपर ट्रेल के कागज गिनने होंगे, ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि 50% ईवीएम मशीन का डाटा और पेपर ट्रेल का डाटा मिलान कराओ, गिनती मत कराओ, मिलान कराओ। अगर 50% में चोरी पकड़ी गई तो चोरी, अगर 50% में चोरी नहीं पकड़ी गई तो नहीं। मिलान करने के लिए कांग्रेस वाले बीजेपी की मदद करने के लिए फरवरी 2019 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई। जब गई तो हमारे वकील ने ऑब्जेक्शन लिया। क्या ऑब्जेक्शन लिया? पहला ऑब्जेक्शन लिया, इस केस में फैसला हो चुका है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इस केस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। एकदम संवैधानिक मुद्दा उपस्थित किया। दूसरा मुद्दा मेरे वकील ने उपस्थित किया कि जो वकील है ये 50% की मांग कर रहा है। मेरे कोर्ट में मेरे वकील का या मेरे अशील का, वामन मेश्राम का जजमेंट 100% का है। 100% का फैसला हो चुका है। होने के बाद कांग्रेस वाले 50 की मांग कर रहे हैं। तो 50 ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? तो 100 ज्यादा होता है। 100 का ऑर्डर हमारे पास है। जब 100 का ऑर्डर हमारे पास है तो 50 की मांग कांग्रेस वाले क्यों कर रहे हैं?
रिजेक्ट किया जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई था, उसने हमारे वकील की बात को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? एक औरत ने चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। इस वजह से जस्टिस बोबड़े, शरद बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता शरद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। रंजन गोगोई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उसने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया कि ये औरत ने जो आरोप लगाया वो सही नहीं है। फिर उस बेंच ने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच बिठाई। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। दोनों निर्दोष कैसे हो सकते हैं? अगर चीफ जस्टिस कोर्ट का चीफ जस्टिस निर्दोष है तो उस औरत ने झूठा आरोप लगाया। अगर झूठा आरोप लगाया तो उस औरत को दंड होना चाहिए। तो जस्टिस पटनायक ने उसको निर्दोष क्यों छोड़ा? जब ये जानकारी मुझे मिली तो मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खेल बनाव बन चुका है, ईवीएम में घोटाले का बनाव बन चुका है। इस वजह से ये सारा खेल हो रहा है। साथियों, इस वजह से जब ये खेल बनाया गया तो ये खेल बनाने के फ्रेमवर्क में 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कि कांग्रेस के लोगों का कहना है 50% की मिलान कराओ, 50% की मिलान नहीं होगी 1%। आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को लगा 1% में हमारी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा 2019 के चुनाव में एक आदमी वोट करने के लिए जाएगा और वोट कितना डालेगा? एक आदमी जाएगा वोट डालने के लिए और वोट कितना डालेगा? एक आदमी जाएगा वोट डालने के लिए 2, 4, 5 डालेगा। आप सोचते होंगे क्या ये सब हो सकता है? चलो आपको सबूत पेश करता हूं। दूसरे का क्या करने का? ये जो चौधरी बना हुआ है देश का, नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहा था। वहां 11 लाख लोगों ने वोट डाले नरेंद्र मोदी के समर्थन में। तो वोट कितने निकलने चाहिए? नरेंद्र मोदी के समर्थन में 11 लाख। वोट कितने निकले? 12,87,000। अरे लोगों ने वोट ही 11 लाख नरेंद्र मोदी के समर्थन में डाले तो वोट निकलने चाहिए 11 लाख। 12,87,000 कैसे निकले? इसका मतलब है 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। इसका मतलब है घोटाला हुआ। ये रिकॉर्डेड बातें, ये चुनाव हुआ और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 2020 में मार्च महीने में जनता कर्फ्यू लगा दिया, फिर कोविड की पाबंदी लगा दिया। ये सारा चर्चा बंद हो गया। ये जो घोटाले की चर्चा है बंद हो गई। कोविड का पाबंदी लगा दिया, कोविड चलता रहा साल भर, 2 साल, और वो सारी चर्चा बंद हो गई और नरेंद्र मोदी की सरकार चल गई। एक बात। दूसरी बात, 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने जो पेपर टेल मशीन में एविडेंस थे, सबूत थे घोटाले के, चुनाव आयोग ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और डिस्ट्रॉय करने के लिख कर दिया। कितने चुनाव क्षेत्रों में लोकसभा के डिस्ट्रॉय किया, घोटाला हुआ? 373 लोकसभा सीटों में घोटाला हुआ, ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कितनी सीटें जीती? 303। घोटाला कितनी सीटों पर हुआ? 373। आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? नहीं आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा तभी आएगा।
373 में घोटाला हुआ, 303 सीटें बीजेपी ने जीती। इसका मतलब है 303 की सीटें 100% बीजेपी आरएसएस ने घोटाले से जीती, क्योंकि 373 में घोटाला किया और 303 सीटें जीती, तो 100% घोटाला करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। लोगों को नरेंद्र मोदी से बहुत डर लगता है, होता एफआईआर दाखिल कर देता, अंदर कर देता। मैं तो ऐलानिया बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी 2014 से घोटाला करके प्रधानमंत्री बना, फिर 2019 को भी बना। हाँ भाई, ये सोशल मीडिया ये सारे देश में जा रहा क्या, दुनिया में जा रहा क्या? नरेंद्र मोदी के लोग सुन रहे कि जरूर सुन रहे। फिर मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं है सवाल? तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वामन मेश्राम के पास ये फाइल देख रहा है, ऐसी 4-5 फाइलों के सबूत है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और तेरे पास अभी कितने सबूत है? 787 सबूत, जिंदा सबूत। 787 सबूत हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए घोटाले के। नरेंद्र मोदी यानी मेरे पास सबूत है, केवल मुझे मालूम नहीं है, मोदी को भी मालूम। इसलिए मोदी कहता है दूसरे को धमकाएंगे, वामन मेश्राम को धमकी से डरता नहीं। तो बोलता था गुजरात में ही जेल में जाकर वापस आ गया, दूसरी जगह तो छोड़ो, गुजरात में जेल में जाके वापस आ गया, तो उसको तो जेल में जाने का डर तो लगता नहीं है। गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, साला मैं कौन सा छोटा होने वाला हूँ, मैं कौन सा चोरी छुपे चोरी कर ठगी करके जेल में जा रहा हूँ। अगर गांधी जी आजादी के लिए जेल में गए थे, तो मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, चुनाव को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल में जा रहा हूँ, तो चोरी करके थोड़ी जा रहा। तो मुझे कोई जेल जाने का डर नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी की औकात है तो मुझे जेल में डाल दे। जब मैं जेल में गया अपने अहमदाबाद में, गुजरात में, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास कुर्सी डाके बैठ गए। कांस्टेबल नहीं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आगे बैठ गए। तब कहने लगा कि आज तो आप हीरो हो गए। क्या बोलने लगा? कि आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी ने जेल में जाते जाते क्या हीरो होने का अकेले ठिकाने रखा है? मैं हीरो हुआ तो तुमको मिर्ची लग रही है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे हैं, तो अब मुझे लगा कि ये कौन बड़ा आदमी है, सारा देश भर से टेलीफोन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया हूं। तो जेल में जाने से हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जेल में जाने से गांधी जी की तरह हमारा आंदोलन भी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोगों को मालूम हो जाएगा। हमें कोई जेल में जाने का डर नहीं है। सरकार को मालूम है वामन मेश्राम जेल में जाते जाते महान हो सकता है, और अगर महान हो गया, जब गांधी जी महान हो गए थे तो गांधी जी ने ऐलान किया, ऐ अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी जी ने ऐसा किया था, मालूम है? अगर पंडितों ने, ब्राह्मणों ने मुझे जेल में डाला तो मैं क्या कहूंगा? है पंडितों भारत छोड़ो। क्योंकि जिसने अंग्रेज विदेशी है और ब्राह्मण भी का डीएनए विदेशी, तो ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, तो मैं ये कह सकता हूं। मुझे ये कहने के लिए कोई डर नहीं है, तो सारे देश भर में कह रहा हूं, और मैं जेल में जाने के लिए तैयार भी हूं। लोगों को बड़ा डर लगता है जेल में जाने का, मैं तो एक टांग पर खड़ा हूं, मगर सरकार मुझे जेल में नहीं डाल रही है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस लड़ाई में आप हम लोगों का साथ सहयोग करोगे
इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी भी कुछ लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं, तो जो लोग देना चाहते हैं साहब को निधि, वो आकर के साहब को वो जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। जो लोग आना चाह रहे हैं वो जल्दी आ जाए, क्योंकि साथियों साहब को निकलना है। तो जो लोग आना चाह रहे हैं तो वो लोग आ जाए। आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि, और साथियों आप लोग आ जाए। अभी आप लोग ये जो लाइव चल रहा है, ये लाइव साथियों वामन मेश्राम फेसबुक पेज पर भी लाइव ये चलता है। दूसरा, आप लोगों को MN TV यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी। आप लोग अपनी मोबाइल पर अभी तुरंत वामन C मेश्राम करके अगर डालेंगे तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। वामन C मेश्राम करके अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो साथियों आप लोग वामन मेश्राम फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल पे MN TV को आप लोग जो है कि फॉलो करें। तो आप लोग अपनी मोबाइल पर अभी टाइप करें और फॉलो करें। साथियों इस कार्यक्रम